जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक-ठाक होंगे और आपके पेपर भी अच्छे हो रहे होंगे। तो जी, आज हम देखेंगे सीएस 411 के मिड टर्म करंट पेपर्स को। तो इसमें मेरे पास कोई आई थिंक सो 20 प्लस 23 24 एमसीक्यूज़ हैं और बाकी मेरे पास 9-10 आई थिंक सो पेपर हैं। तो चलें जी, जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी उसकी और इंशाल्लाह जो है पेपर भी अच्छा हो जाएगा। तो जी, उम्मीद है कि आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी मिड टर्म करंट पेपर्स की। तो अगर पसंद आ रही हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट भी जो फाइनल की वीडियोस भी अपलोड हों वो भी आपके तक जल्दी जल्दी पहुंच जाएं। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट क्विज है वो है हमारे पास एमसीक्यूज। इवेंट्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डीकपलिंग। अच्छा, यहाँ पे मुझे बहुत टाइपिंग क्योंकि खुद करनी पड़ती है, फाइल बनाने में टाइम लग जाता है, तो मेरा यही होता है कि अच्छा चलें जितनी जल्दी हो जाए उतना जल्दी अच्छा है। ठीक है, तो फिर इसलिए मैंने सारे सारे जो हैं ऑप्शंस वो नहीं लिखे, जो करेक्ट ऑप्शन थे वो लिख दिए हैं। और वैसे भी आपको स्टेटमेंट्स याद रहे तो इट्स इनफ आई थिंक सो। ठीक है, तो आप जो है इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। कुछ ऐसी एमसीक्यूज थे जिसमें कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट हो रही थी, तो मैंने कहा चलें इसके चारों ही लिख देती हूँ। वो फिर मैंने चारों चारों लिख दिए थे। ठीक है, अच्छा जी, इवेंट्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डीकपलिंग। ठीक है, डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज आर रिप्रेजेंटेड बाय डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो किससे रिप्रेजेंट की जाती हैं? सिस्टम डॉट विंडोज डॉट डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि बाकी ऑप्शंस ये थे। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन हो सकती थी, दैट्स वाई मैंने इनके जो है चारों ऑप्शंस ही लिख लिए थे। सिस्टम डॉट विंडोज डॉट डिपेंडेंसी डॉट प्रॉपर्टी बी नहीं है, सिस्टम डॉट विंडो डॉट डिपेंडेंसी भी नहीं है, सिस्टम डॉट विंडोज डॉट प्रॉपर्टी डॉट डिपेंडेंसी भी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सिस्टम डॉट विंडोज डॉट डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी। ठीक है, डिपेंडेंसी एंड प्रॉपर्टी के बीच में कोई भी जो है पीरियड नहीं है। ओके ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी। यहाँ पे रोजाना ऐसे ही हो जाता है कि मैं इसकी नंबरिंग गलत दे देती हूँ। ठीक है, तो ये भी गलत होगी, ये खैर इसको इग्नोर कीजिएगा, बाकी जो काम का डाटा वो तो ठीक होता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, CLI स्टैंड्स फॉर कॉमन लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, CLI जो होता है उसका एब्रीविएशन जो है वो है कॉमन लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक हो गया, उसके बाद है सिचुएशन इज एन इवेंट अक्रेंस दैट रिक्वायर्स अ रिएक्शन। ठीक है, सिचुएशन इज एन इवेंट अक्रेंस दैट रिक्वायर्स अ रिएक्शन। ठीक है, और भी ऑप्शंस होंगे लेकिन करेक्ट ऑप्शन यही है। ठीक हो गया, उसके बाद है डैश मेथड इज यूज टू मूव द फाइल फ्रॉम वन डायरेक्टरी टू अनदर। मूव, ठीक है, मूव मेथड इज यूज टू मूव द फाइल फ्रॉम वन डायरेक्टरी टू अनदर। उसके बाद है हमारे पास there are dash type of padding in WPF element। ठीक है, there are three types of padding in WPF element। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। Whenever an attribute value is enclosed in curly braces, the XML compiler parser treats it as dash rather than dash। ठीक है, तो कहता है कि जब भी कोई एट्रीब्यूट होता है वो अगर करली ब्रेसेस में एनक्लोज हो जाए तो XML उसको किस तरह से ट्रीट करता है? उसको वो मार्कअप एक्सटेंशन वैल्यू की बजाय मार्कअप एक्सटेंशन वैल्यू के तौर पर ट्रीट करता है, बल्कि लिटरल स्ट्रिंग के नहीं। ठीक है, रादर देन मतलब कि इसके अलावा कि वो लिटरल स्ट्रिंग करता वो मार्कअप एक्सटेंशन वैल्यू के जैसे करता है। ठीक हो गया, तो अगर ये किसी और भी सेंस में आ जाता है जस्ट लाइक वो कहते हैं कि करली ब्रेसेस जो है एग्जाम्पल में किस लिए यूज होती हैं, तो वो यूज होती हैं आपके मार्कअप एक्सटेंशन वैल्यू के तौर पे। ठीक हो गया, अब आई थिंक सो याद रहेगा आपको। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रॉपर्टी डैश प्रॉपर्टी वैल्यू is used to set the width and height of an element in WPF according to its content। तो कंटेंट के अकॉर्डिंग जो है एक्स कॉलन क्लास जो होती है ये प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट को हाइट एंड विड्थ के अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करती है। ठीक हो गया, उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि इसका भी थोड़ा कन्फ्यूनेबल हो सकता था, मे बी इसमें एक्स कॉलन नेम भी दे देते और भी दे देते, इसलिए मैंने इसको भी रहने दिया था कि चलें आपको याद रहेगा कि जो प्रॉपर्टी है एक्स कॉलन क्लास प्रॉपर्टी वैल्यू इज यूज टू सेट द विड्थ एंड हाइट ऑफ एन एलिमेंट इन WPF अकॉर्डिंग टू इट्स कंटेंट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटिटी दैट इंट्रोड्यूस एन इवेंट इनटू द सिस्टम।
ठीक है। इवेंट प्रोड्यूसर क्या होता है? इवेंट प्रोड्यूसर इज एन एंटिटी दैट इंट्रोड्यूस एन इवेंट इनटू द सिस्टम। तो इसकी डेफिनेशन भी कर लीजिएगा। इसमें इवेंट प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर इवेंट है शायद इस तरह से, तो वो आप इवेंट कंज्यूमर है। अच्छा, तो वो आप दोनों डेफिनेशन अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें डिफरेंस भी पूछा जा सकता है आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जी प्लस प्लस इज अ कमांड ऑफ यूनिक्स बेस्ड सिस्टम। ठीक है, यूनिक बेस्ड सिस्टम में हमारे पास जी प्लस प्लस एज एन कमांड यूज किया जाए। अगर आपने सी 604 पढ़ी हुई है तो उसमें आपको थोड़ा सा इल्म होगा कि हम जी प्लस प्लस में यूज करते थे कमांड। ठीक है, तो वो यूनिक्स बेस्ड सिस्टम होता है। अच्छा जी, उसके बाद है graphical user interfaces and the event driven model are not applied on which of the following। ठीक है, तो आपने और भी एप्लीकेशन विंडोज वगैरह दी हुई होंगी, तो उसमें जो जो भी, ये जाहिर है गुई का तो पता ही ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होता है और इवेंट ड्रिवन मॉडल होता है, वो कंसोल एप्लीकेशन पे अप्लाई नहीं किया जाता। कंसोल एप्लीकेशन वो होती है जो हम सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखते हैं, तो वहाँ पे आंसर जहाँ पे शो होता है बिल्कुल सिंपल। ठीक है, कोई ग्राफिक कोई इस तरह का कलरफुल चीज नहीं शो होती, ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन होती है, तो उसको हम कंसोल एप्लीकेशन कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट बेमल स्टैंड्स फॉर। ठीक है ना, बी ए, इसको बेमल पढ़ा जाता है, BAML स्टैंड्स फॉर बाइनरी एप्लीकेशन मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, बाइनरी एप्लीकेशन मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद है ऑल द मेंबर्स ऑफ इंटरफेसेस आर इम्प्लिसिटली पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, बट यहाँ पे जो ऑप्शंस थे वो पब्लिक था, तो इट मींस कि इसका करेक्ट ऑप्शन पब्लिक है। ठीक हो गया। उसके बाद है सी शार्प इज अ एंड डॉट नेट इज अ। ठीक है, सी शार्प इज अ लैंग्वेज एंड डॉट नेट इज अ प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसमें भी वो आगे पीछे करके भी दे सकते हैं कि प्लेटफॉर्म है, लैंग्वेज, लेकिन आपने याद रखना है कि सी शार्प एक लैंग्वेज है जबकि डॉट नेट एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है। उसके बाद है जी सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रक्चर इन सी शार्प। अच्छा जी, और भी स्टेटमेंट होंगी, लेकिन उसमें से जो ये वाली स्टेटमेंट है ये आपकी करेक्ट होगी कि इट्स सिंटैक्स इज सिमिलर टू क्लास। ठीक है, सी शार्प के बारे में उन्होंने जो लिखा हुआ है उसमें से करेक्ट ऑप्शन यही था कि इसका सिंटैक्स जो है सिमिलर टू क्लास होता है। ठीक है। उसके बाद है सपोज वी वांट टू रिस्ट्रिक्ट द यूजर टू डोंट डिक्रीज द हाइट ऑफ अ WPF एलिमेंट फ्रॉम एन स्पेसिफिक अमाउंट देन विच प्रॉपर्टी विल बी यूज्ड। कहते हैं कि हम एक यूजर को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि वो हाइट को डिक्रीज नहीं कर सकता WPF एलिमेंट में किसी भी एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज्यादा। ठीक है, तो उस पे हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, वो होगी मिन हाइट। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द मेथड ऑफ कॉपिंग अ डिजाइन बाय रिवर्स इंजीनियरिंग एंड देन रिक्रिएटिंग इट विदाउट infringing any of the copyrights and trade secret associated with the original design। ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट ही आपके हैंडआउट्स में पड़ी हुई है, तो इसको हम कहते हैं क्लीन रूम डिजाइन। ठीक है, क्लीन रूम डिजाइन को आई थिंक सो चाइनीज वॉल डिजाइन भी कहते हैं शायद, मे बी कंफर्म नहीं है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, ओके होगा। वैसे ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना, इसका क्लीन रूम डिजाइन। तो इसकी भी डेफिनेशन या इस तरह से कुछ थोड़ा सा पूछ सकते हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा तो अच्छी बात है, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद है जी which one is considered to be a keyword with reference to XML 2006। ठीक है, तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट था वो एक्स नेम मुझे अकॉर्डिंग टू मी था। ठीक है, तो बाकी आप लोग देख लीजिएगा, हैंडआउट्स में सर्च कीजिएगा, मे बी आपको मिल जाए। ठीक है, तो मेरे पास तो इतना टाइम नहीं था, बट अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज मैंने इसको एक्स नेम ही किया है। ओके हो गया। उसके बाद है विच कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर द इंडेक्सेस। दिस कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर द इंडेक्सेस। अच्छा, बाकी जितने भी जिनके येलो है ना वो मुझे कंफर्म है, इसलिए मैंने वो लगाया हुआ है। ठीक है, आपको अगर आप चेक कर लें तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके वो टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे, लेकिन अगर आप नहीं भी चेक करते तो ये बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है विच मेथड रीड्स द होल डॉक्यूमेंट इन मेमोरी। तो मेमोरी में कौन सा मेथड होता है जो सारे डॉक्यूमेंट को रीड कर लेता है एक्सएमएल में, वो है एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। ठीक हो गया। उसके बाद है कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर अ बेस क्लास मेथड व्हाइल परफॉर्मिंग ओवरराइडिंग ऑफ बेस क्लास मॉडल। ठीक है, तो जब भी कोई चीज बेस क्लास को ओवरराइड करवाना होता है, ठीक है, बेस क्लास के मॉडल से, तो उसमें हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं ओवरराइड।
ठीक हो गया। उसके बाद है इन WPF इफ ट्रिगर इज डैश देन इट्स सेटर वैल्यू विल बी सेट। ट्रिगर इज एक्टिव, ठीक है, जब भी कोई WPF में कोई भी ट्रिगर एक्टिव होगा तो देन ही उसकी वैल्यू जो है वो सेट हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब हम देख लेते हैं पेपर नंबर 1, मतलब जो सब्जेक्टिव हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा आज पेपर था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज बहुत ही अजीब थे, 4-5 एमसीक्यूज इजी थे, ठीक है। और सब्जेक्टिव इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस वी प्रेफर एसिंक्रोनियस सिस्टम, ठीक है। तो कौन से सर्कमस्टेंसेस में हम एसिंक्रोनियस सिस्टम को प्रेफर करते हैं, ठीक है। 3 मार्क्स का हो गया, ये आपको इजीली जो है ना हैंडआउट से जो है मिल जाएगा, क्योंकि मेरे पास हैंडआउट्स थे तो सही, और वो हाईलाइटेड भी थे, बहुत अच्छी उससे माशाल्लाह हमने खुद प्रेपरेशन की थी अपने टाइम में। तो हाईलाइटेड भी थे, लेकिन एक्चुअली में वो मिल नहीं रहे थे, इसलिए मैंने फिर इसको सॉल्व नहीं किया। मैंने सोचा चले ऐसे ही आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ईज़ी लग रहे थे मुझे कि अगर कोई आपको बुक में से मिल गया तो दैट्स वेरी गुड, लेकिन अगर नहीं भी मिलता तो आप जो है उसको गूगल करके सर्च कर लीजिएगा। कोई ना कोई छोटा-मोटा प्रोग्राम आपको ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है? तो आई विल ट्राई कि फाइनल्स की जब तक मैंने प्रिपरेशन तैयार करवानी है, तो तब तक जो है वो हैंडआउट्स भी मिल जाएँगे 411 के, तो इंशाल्लाह उन्हीं हैंडआउट से आपकी प्रिपरेशन करवाऊँगी, उन्हीं से वीडियोज़ अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं हाउ टू क्रिएट डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज़, ठीक है? डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज़ कैसे क्रिएट की जाती हैं, ये भी हैंडआउट्स में ईज़िली आपको मिल जाएगा। उसके बाद है राइट अ डेलीगेट फॉर सम ऑफ 2 नंबर्स इन सी शार्प, ठीक है। आपने डेलीगेट्स लिखने हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये आपने डेलीगेट्स को लिखने का तरीका देख लेना है हैंडआउट से, ठीक है। वहाँ पे सारा लिखा है कि उसको किस तरह से डिक्लेयर करना है, इनिशियलाइज़ किस तरह से करना है, ये सारी चीज़ें देख के तो फिर आपने इसको इसी स्टेटमेंट को चाहे उठा के आप गूगल पे डालिएगा, तो वहाँ से आपको प्रोग्राम वो दे देगा, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, प्रोग्राम लिख लेना है। लेकिन अगर ये प्रोग्राम नहीं आता, आपको डेलीगेट के बारे में कुछ और आता है, तो फिर ये चीज़ आपको फ़ायदा देगी कि आपने जो डेलीगेट का हैंडआउट से मेथड दिखा हुआ था, उसको लिखने का तरीका दिखा हुआ था, तो वो अगर आप लिख देंगे, तो इट्स इनफ अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है ना? मतलब कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है। ये तो मतलब बिल्कुल करेक्ट है ना? इसलिए कह रही होती हूँ कि एट लीस्ट आपको अगर प्रोग्राम का स्ट्रक्चर भी आता है ना, तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। जहाँ पे कि हम कुछ भी ना लिख के आएँ, वहाँ पे थोड़ा-सा लिख के आ जाएँ, तो अच्छा इंप्रेशन चला जाता है, बहुत बैड जाने से, ठीक है? उसके बाद है राइट एनोनिमस मेथड फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम फॉर वेदर अ नंबर इज़ इवन और ऑड इन सी शार्प, ठीक है? तो ये भी एक प्रोग्राम है, इसको भी आप लिख लीजिएगा गूगल पे। पहली बात तो आपने एनोनिमस कैसे लिखते हैं, इनको इनका मेथड जो है अपने हैंडआउट से देख लेना है, ठीक है? आप ये वर्ड सर्च करोगे तो आराम से आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो फिर आपने जब मेथड देख लेना है, उसके बाद आपने यही क्वेश्चन उठा के गूगल पे डालना है, वहाँ पे आपको प्रोग्राम मिल जाएगा। तो अगर तो आपको ये प्रोग्राम आ गया तो दैट्स वेरी गुड, अगर नहीं भी आएगा तो एटलीस्ट आपको एनोनिमस किस तरह से लिखते हैं और प्रोग्राम में उसको किस तरह से लिखा जाता है, ये आप लोग को लिखने का मेथड आ गया ना, तो इट मीन्स कि आपके 2 से 3 नंबर पक्के हैं, ठीक हो गया? उसके बाद है व्हाट इज़ स्टेटफुल एजेंट एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। अच्छा, स्टेटफुल का तो आई थिंक सो मुझे याद नहीं पड़ता, लेकिन एजेंट्स लाज़मी हैं आपके हैंडआउट्स में, वो आप सर्च करें एजेंट वर्ड, आपको मिल जाएगा, आपने वहाँ से तैयारी कर लेनी है। ओके हो गया? उसके बाद है एक्सएमएल कोड वाज़ गिवन वी हैव टू डिस्क्राइब द हाइलाइटेड थिंग्स, ठीक है? एक्सएमएल का कोड दिया हुआ था और हाइलाइट जो चीज़ें थी उनको जस्ट डिस्क्राइब करना था, ठीक है? तो जो भी थोड़ी बहुत समझ आती होती है वो डिस्क्राइब कर दिया करें एंड दैट्स इट। ओके हो गया? उसके बाद नेक्स्ट पेपर 2 है हमारे पास, एमसीक्यूज फ्रॉम जुनैद फाइल्स प्लस हैंडआउट्स, ठीक है। एक्सएमएल रीडर एंड हाउ इट इज इंपोर्टेड, ठीक है। एक्सएमएल रीडर क्या होता है और ये किस तरह से इंपोर्ट होता है, ये लिखना था। कैन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज टू नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, ठीक है। क्या स्टैटिक कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज हो सकता है टू नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर में, ठीक है। गिव योर आंसर विद यस और नो विद सॉलिड रीजंस, ठीक है। तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो चाहे बुक से ना भी मिले, गूगल कर लीजिएगा, आपको आराम से मिल जाएगी, ठीक है। तो थोड़ी-सी अपनी तरफ से भी कोशिश कर लिया करें, क्योंकि आप जब ये कोशिश करते हैं तो जो खुद कोशिश की होती है ना, तो जो उसमें पढ़ा होता है वो कभी नहीं भूलता, ठीक है। तो काइंडली इसको अपने बिहाफ पे थोड़ा-सा सर्च कीजिएगा, इंशाल्लाह देखना आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद है एक एक्साम्पल कोड को एक्सप्लेन करना था, ये वही सेम क्वेश्चन ऊपर जैसा हो गया ना कि उन्होंने कहा था हाइलाइटेड चीज़ें थी तो उसको एक्सप्लेन करना था या फिर एक्सएमएल के कोड को एक्सप्लेन करना था, एक ही बात हो गई। अब बस आपने ऐसा करना है, एक्सएमएल का कोड थोड़ा-सा लेके मतलब बुक में से चाहे तो उसको देख लेना है और देख के तो चीज़ों को मतलब समझ लेना, ताकि पेपर में कुछ भी आए तो थोड़ा बहुत आप लिख दें। उसके बाद है एलैबोरेट स्टेटफुल
एजेंट आइडिया, ठीक है? तो ये सेम क्वेश्चन हो गया ऊपर वाला, ठीक है? रिपीट हो गया, तो इसको काइंडली लाज़मी कर लीजिएगा। उसके बाद है जी 8 एएम का 18 एमसीक्यूज़ पास्ट पेपर आरएम फाइल अदर आर फ्रॉम हैंडआउट्स। 5 बटन बनाने थे, स्टैक पैनल के कोड गिवन था, आउटपुट बतानी थी, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, एट्रीब्यूट ऑफ एक्सएमएल 2006 और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कलर ब्रश, ठीक है? तो ये भी देख लीजिएगा, हैंडआउट से मिल जाएँगे उम्मीद है। लेकिन कोई इतना अट्रैक्टिव पेपर लग नहीं रहा, ठीक है? बाकी उसके बाद है हमारे पास जी सीएस 411 का पेपर, ठीक है? एमसीक्यू 6-7 पास से थे। विजुअल की 2 लैंग्वेज बतानी थी, कंटेंट एल्गोरिदम और एक और एल्गोरिदम था, दोनों में फ़र्क करना था, आउटपुट लिखनी थी, कोड गिवन था, ठीक हो गया? उसके बाद है एक्सएमएल का था एक, फिर आउटपुट लिखनी थी, सी शार्प का कोई कोड था और ये क्या है, स्टेटेड क्वेश्चन कर, ये पता नहीं क्या है, एसटीए स्टे थ्रेड क्वेश्चन यूज करते थे, वो लिखना था। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। मुझे भी नहीं आई, अगर आपको नहीं आई होगी तो फिर क्या कर सकते हैं। अब अगर आपको समझ आ गया तो दैट्स वेरी गुड, अगर नहीं आई तो फिर इसकी मुझे भी नहीं आई है, सॉरी फॉर दैट। उसके बाद है जी एमसीक्यूज हैंडआउट्स में से थे, फाइल्स में से एक भी नहीं आया, ये ठीक है? आउटपुट लिखनी थी, कोड दिया था, पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास, ठीक है? तो ये इस तरह के प्रोग्राम्स ईज़ी होते हैं, इनकी इनहेरिटेंस वगैरह हुई होती है, तो अगर आपने थोड़ा-सा इसको किया हो तो आई थिंक सो ये मुश्किल नहीं होता। उसके बाद है डिस्क्राइब एक्सएमएल, एक्सएमएल को लाज़मी देखिएगा, ठीक है? उसके बाद है एक कोड था, पब्लिक स्किन कलर रेड 1 येलो ब्लू ग्रीन, इस तरह था और टास्क दिया था कोड में लिखें, ठीक है? उसके बाद है एक स्टेटमेंट थी, कोड लिखना था, 3 टाइप चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट नेम बताने थे। ठीक हो गया। उसके बाद है जी सीएस वो अच्छा प्रोग्राम दिया हुआ था, उसकी आउटपुट आएगी या नहीं ये बताना था। बेमल कैन बी डीकम्पाइल्ड इन एक्सएमएल और नॉट, ठीक है? पैडिंग एंड मार्जिन का बताना था। ऑब्जेक्टिव हैंडआउट से था, लेकिन सम क्वेश्चन जुनैद की फाइल से थे, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद कुछ पेपर नंबर 7 है जो, तो वो है 12/6/2023 का, तो उसमें क्या है, व्हाट इज़ नल टाइप वैल्यू एंड हाउ टू डिक्लेयर इट। नल टाइप वैल्यू क्या होती है और उसको डिक्लेयर कैसे किया जाता है। उसके बाद हाउ टू मेक बटन विद गिवन प्रॉपर्टीज लाइक लेफ्ट ज़ीरो सॉरी राइट ज़ीरो, ठीक है? तो आपने बटन कैसे क्रिएट किया जाता है और ये आपने देख लेना है, बाकी वहाँ पे जो राइट लेफ्ट लिखा होगा वहाँ पे 0 0 वैल्यूज दे देनी है। ओके ओके, कोड वाज गिवन एंड आस्क्ड फॉर आउटपुट, ठीक है? कोड दिया हुआ था, आउटपुट बतानी थी। कोड वाज गिवन एंड आस्क्ड इफ द कोड इज करेक्ट देन राइट आउटपुट एंड इफ द कोड इज इनकरेक्ट मेक इट राइट, ठीक है? मतलब कि अगर कोड तो सही नहीं है, तो यही वो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो शुरू में करने की ज़रूरत होती है कि अगर आप बस आपने कुछ नहीं करना होता, बस ये बताना होता है कि कोड सही है या नहीं है। और उसमें मैं आपको बताऊँ कि सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी न किसी सेमीकोलन की मतलब मिस्टेक होती है या फिर वहाँ पे कोई एक वर्ड मिस होता है, ज़्यादा वो नहीं छेड़ते, ना ही इतना ख़राब कोड देते हैं। तो अगर शुरू दिन से इस तरह की प्रैक्टिस की जाए हो जाती हो तो ये मुश्किल चीज़ नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह अब की दफ़ा तो नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि इसके जो है छोटे-छोटे प्रोग्राम्स आपके साथ शेयर करूँगी और फाइनल की भी प्रिपरेशन आपके साथ लाज़मी शेयर करूँगी। तो इसी बात पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता हो कि हमने इस चैनल से कनेक्ट होना है, ताकि उनकी भी फाइनल की प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। आपके लिए बेस्ट ऑफ लक ये कह सकती हूँ, क्योंकि इस दफ़ा आपको पता है क्राइटेरिया चेंज है, फाइनल में आप तभी जाएँगी जब आप मेट पास करेंगी, ठीक हो गया? उसके बाद है कोड ऑफ डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज वाज गिवन एंड आस्क्ड फॉर एक्सप्लेनिंग इट, ठीक है? डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज का कोड लाजमी देख लीजिएगा, इसमें से हम एमसीक्यूज भी आए हुए थे और 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ गया, ठीक है? एमसीक्यूज फ्रॉम हैंडआउट्स थ्री से तो फाइल में से थे, ठीक है? ठीक है। उसके बाद पेपर नंबर 8 जो है टुडे सीएस 411 पेपर, एमसीक्यूज एक भी नहीं था फाइल से, सारा हैंडआउट से था, ठीक है? लॉन्ग कोड की आउटपुट बतानी थी, हाउ टू यूज रिफ्लेक्शन इन सी शार्प। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।